आइए शुरू करते हैं अपनी कहानी एक गहरी रात के साथ। राजेश लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए बस स्टॉप की ओर जा रहा था। वो अपने घर इस बीच कुछ जल्दी ही जाना चाहता था, मगर ओवर टाइम वर्क की वजह से ऑफिस में उससे लेट हो जाया करती थी। उसे जल्दी छुट्टी नहीं मिलती थी। मजबूरी में उसे वो काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते ही वो अपना सामान समेटकर घर वापस आने लगता था। उस रात भी वो वापस आ रहा था और सुनसान रोड पर अकेले ही चल रहा था। कोई एक आध बाइक सवार उसे दिखाई पड़ता, उसके बगल से गुजर जाता। वो सोचता कि उससे लिफ्ट मांगे, मगर ऐसा वो कर नहीं पाता था। किसी तरह लंबे कदम बढ़ाते हुए वो बस स्टॉप के पास जाकर खड़ा हो गया। ठंडी हवाएं चल रही थी, मगर राजेश के माथे पर पसीना था। वो कांप सा रहा था, लेकिन ठंड से नहीं, एक अनजाने से खौफ से जो इसके दिल में पैदा हो रहा था। वो वहीं पर खड़ा हुआ इधर से उधर टकटकी बांध कर देखता। फिर उसने देखा कि सड़क के दूसरी ओर से एक आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। वो देखकर कांपने लगा, मनी मन भगवान को याद करने लगा। जब वो आदमी करीब आया तो ये देखकर राजेश मुतमईन हो गया कि वो कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक सीधा साधा सा इंसान है। वो चुपचाप राजेश की दूसरी ओर जाकर खड़ा हो गया और बस आने का इंतजार करने लगा। साथ में एक इंसान को पाकर राजेश बहुत खुश हुआ। वहां पर खामोशी छाई हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। इतने में क्या हुआ कि राजेश ने एक वजूद को अपने सामने खड़ा पाया, जो रोड के दूसरी ओर ठीक उसके सामने ही था। ये देखकर राजेश की हालत बिगड़ गई। खौफ के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो और भी ज्यादा कांपने लगा। अपने पैरों पर खड़ा ना हो पा रहा था। कुछ कहना चाह रहा था, मगर कह नहीं पा रहा था। वो बार बार अपने बगल में खड़े इंसान को देख रहा था, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। एक दो बार उसके बगल में खड़े इंसान ने उसे देखा और फिर उससे ये पूछा, क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत तो सही? राजेश चाह कर भी कुछ ना बोल सका। उसने अपनी निगाहें नीची कर ली। उस दूसरे इंसान ने सोचा, शायद इसने नशा किया होगा, इस वजह से इसका ऐसा हाल हो रहा है। कुछ ही देर में बस की आवाज़ आने लगी और बस अपने स्टॉप पर आकर खड़ी हो गई। बस को आता देख राजेश की जान में जान आई। वो झट से अपनी बस पर चढ़ गया और सीट पर बैठ गया। उसने विंडो से देखा तो वो दूसरा इंसान जो सड़क की दूसरी ओर था, वो उसे वहीं पर नजर आया। राजेश ने अपनी नजरें वहां से हटा ली। मन ही मन भगवान को याद करने लगा। वो अपनी आंखें बंद करता, तब भी उस इंसान का चेहरा उसके सामने आता। राजेश बहुत डरा हुआ था। बस आगे बढ़ चुकी थी और वो इंसान पीछे छूट गया था। लेकिन तभी राजेश क्या देखता है कि आगे फिर वही इंसान उसे और भी भयानक शक्ल में खड़ा हुआ नजर आता है, जो रोड के किनारे ही खड़ा रहता। वो उसे नीचे आने का इशारा करता, उसकी ओर हंसता, उसकी बेबसी पर उसका मजाक उड़ाता। राजेश ये सब सह नहीं पा रहा था। वो काफी देर उसी आलम में बैठा रहा। बस में कुछ एक आध आदमी थे जो अपने अपने स्टॉप पर उतर गए। अब बस में सिर्फ राजेश ही बचा था। आखिरी स्टॉप राजेश का ही था। राजेश का जब स्टॉप आया तो बस ड्राइवर ने बस रोक दी। कंडक्टर ने उसे उतरने को कहा। राजेश अपनी सीट से उठा और बाहर निकलने लगा, मगर अपने कदम रोक दिए। उसने कंडक्टर से कहा, कंडक्टर साहब, हमें हमारे घर तक छोड़ दें, हमारा घर बस कुछ ही दूर पर है। कंडक्टर ने उससे ये कहा
कि उसे भी अपने घर जाना है और ऐसे वो उसे अगर छोड़ने जाएगा तो उसको देर हो जाएगी। मगर राजेश उससे बार बार रिक्वेस्ट करता रहा। कंडक्टर ने उसकी हालत देखी, बस ड्राइवर भी उसकी हालत देख रहा था। उसने कंडक्टर से कहा, इसे छोड़ आओ जाकर, ज़्यादा दूर घर हो तो लौट आना, मैं थोड़ी देर यहाँ पर इंतज़ार करता हूँ। उसकी हालत पर तरस खाकर कंडक्टर उसके साथ चल दिया। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। कंडक्टर उससे कहने लगा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो आदमी कंडक्टर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। वो सीधे अपने घर जा पहुंचा। बस घर पहुंचते ही उसने कंडक्टर का शुक्रिया अदा किया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। कुछ देर में राजेश की माँ ने दरवाज़ा खोला। उसने बस कंडक्टर का शुक्रिया अदा किया और अंदर चला गया। बस कंडक्टर वापस चला आया। राजेश अंदर आकर अपनी चारपाई पर बैठ गया, जोर जोर से हाँफने लगा। उसकी हालत देखकर उसके घर वाले भी उसके करीब आ गए। उसकी बीवी, उसके पिताजी और उसकी माँ उसके पास खड़े थे। सब उसे देख रहे थे। राजेश जोर जोर से हाँफ रहा था। राजेश की माँ ने उसे पानी दिया। उसने पानी पिया और काफ़ी देर के बाद जब उसकी सांसें थमी तब राजेश की माँ ने उससे कहा, राजेश, आखिर क्या बात है? क्यों परेशान हो तुम? कुछ दिनों से जब भी तुम लौट कर आते हो तो इतने डरे से लगते हो, जैसे कि तुमने कोई आसेब देख लिया हो। आखिर कौन सी बात तुम्हें खाई जा रही है? हमें कुछ बताते क्यों नहीं? राजेश चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोने लगा। राजेश की माँ ने उससे कहा, बेटा, बात क्या है, मुझे बताओ। फिर राजेश ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे कुछ दिनों से वो आसेब दिखाई देता है। आसेब? उसकी बात सुनकर सभी का रंग फीका पड़ गया। खौफ के मारे सब कांपने से लगे। ये क्या कह रहे हो राजेश? राजेश कहने लगा, हाँ माँ, बहुत दिनों से मुझे एक प्रेत आत्मा सता रही है। वो मेरा पीछा करता है और मुझे मार देना चाहता है। ये सब तुम क्या कह रहे हो राजेश? राजेश के पिता ने हैरानी से पूछा। वो कहने लगे, आखिर बात क्या है और ये कब से ये सब तुम महसूस कर रहे हो? राजेश ने कहा, मैं महसूस नहीं, मैं उसे देख रहा हूँ। मैं उसे अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वो मेरा पीछा करता है। ये सब मेरी ही गलती है। तुम्हारी गलती? आखिर क्या तुम्हारी गलती है राजेश? जब राजेश की माँ ने उससे ऐसे पूछा तो वो कहने लगा, मैं आपको बताता हूँ। आज से नहीं, ये पिछले कई दिनों से मेरा पीछा कर रही है। इसने पहली बार मुझसे मुलाकात मेरी ऑफिस में की थी। ये बात कहते हुए राजेश की आंखों के सामने उसके बीते हुए दिनों की कुछ यादें ताज़ा हो गईं और वो अपने माँ बाप को अपना अतीत बताते हुए उनसे कहने लगा, उस वक्त की बात है जब मैं अपने ऑफिस में बहुत खुश था। मेरी सैलरी बढ़ चुकी थी और मैं मन लगाकर काम कर रहा था। मुझे बहुत खुशी थी। सोचा था कि घर के बाकी के खर्चे भी अब मैं उठा लिया करूँगा, अपने पिताजी को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं अपना काम कर रहा था, तभी मेरे पास चपरासी आया और मुझसे कहने लगा, राजेश बाबू, आपसे कोई मिलने आया है। मैं अपने केबिन से निकला और बाहर जाने लगा। बाहर गया तो जो शख्स मेरे सामने बैठा था उसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। ये वही इंसान था जो मुझे रोज दिखाई देता है। उसे देखकर मेरे हाथ पांव जाम से हो गए। मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकली। वो खड़ा हुआ और मेरे पास आकर मुझसे कहने लगा,
बहुत खुश हो रहे हो आज। तुम्हारे चेहरे की रंगत बता रही है, तुम्हारे परिवार में खुशियाँ आ रही हैं। अच्छी बात है, लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियाँ बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे लोगों को नरक में झोंक दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं। अब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा कि मेरी ताकत की पहुंच कहाँ तक है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हारे साथ बुरा करूंगा। ये बात कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया और उसे जाते देखकर मैं वहीं पर खड़ा हैरान, परेशान और डरा सा हो गया। उस दिन मैं अपना काम नहीं कर पाया। मुझे हर बार उसकी बातें याद आती। मैंने उसी दिन से अपने काम में मन लगाना भी छोड़ दिया। मजबूरी में ऑफिस जाता था, चाहता था कि हमारी आमदनी चल जाए, मगर ऐसा करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी नरक बन गई। अब वो इंसान मुझे हर जगह पर दिखाई देता था। मैं जहाँ पर जाता वहाँ वो मुझे दिखाई पड़ता। मैं खाना खाता तो मुझे दिखाई देता, मैं ऑफिस जाता तो दिखाई देता। और फिर उसने पहली बार मुझे परेशान किया। घर वापसी के वक्त मैं अपने बस में बैठा हुआ था और सामने वाली सीट पर कुछ और भी लोग बैठे थे। तभी मैंने ध्यान से देखा, बस के अंदर वही इंसान दाखिल हुआ। वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ा मेरी बेबसी पर हंसने लगा। मैं उसे देखकर सिर्फ सहम सा गया, बैठा रहा, कुछ कर ना सका। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत बदलने लगी। उसका चेहरा पहले से बड़ा और भी ज़्यादा भयानक दिखाई पड़ने लगा। एक पल में तो उसका चेहरा इतना भयानक हो गया कि मेरी आंखें उसे देख भी नहीं पा रही थी। मगर खौफ के मारे मुझे ऐसा लगता कि वो मुझे हुक्म दे रहा हो कि मैं उसे देखूं। मैंने अपनी नज़रें उठा के उसकी ओर देखा। वो वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर मैंने क्या देखा कि उसने अपना एक हाथ जो पीठ के पीछे लगा रखा था वो निकाल कर सामने लाया। उसके उस हाथ में मेरी छोटी बहन का कटा हुआ सर था, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। मैं ये देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और किसी छोटे से सहमे से बच्चे की तरह रोने लगा, चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वहाँ पर बैठे सभी यात्री मेरी ओर गौर से देखने लगे। वो भी घबरा गए। कुछ लोगों ने मुझे पकड़ा, मुझे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़ारो कतार रोते ही जा रहा था। मैं काफ़ी देर तक चिल्लाता रहा। फिर मुझ पर बेहोशी छा गई। कुछ देर के बाद मुझे होश आया। मैंने देखा बस रुकी हुई थी और सभी आदमी मेरे चारों ओर थे। एक आदमी ने मेरे मुंह पर पानी के छींटे मारे थे। मैं डरा हुआ था। वो मुझसे पूछने लगे कि भाई साहब आखिर हुआ क्या है। मैं उनसे कुछ कहे बिना ही वहाँ से उठकर भागने लगा। मैं पैदल ही भागते भागते अपने घर आ गया और वो पहला दिन था जब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था। मैं बस अपने बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। आपको याद होगा माँ, आपने मुझसे खाने के लिए पूछा था। मैंने कहा था मेरी तबीयत नहीं ठीक है। ऐसा नहीं था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मगर वो शैतान मुझे इतना डरा रहा था कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ क्या हो रहा था मैं नहीं जानता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मेरे दिल से वो डर नहीं निकला। मुझे मजबूरन ऑफिस जाना पड़ता था। अगर बस चलता
तो मैं ना जाता। कुछ दिन बीतते चले गए। इतने दिनों में फिर कभी कोई वाकया नहीं हुआ। मैंने सोचा हो सकता है कि अब सब कुछ ठीक हो, लेकिन मैं गलत था। एक रात को मैं अपने कमरे में खा पीकर अच्छे से सोया था। डरा हुआ तो था ही, लेकिन इतने दिनों से मेरे साथ कोई वाकया पेश नहीं आया था, इसलिए थोड़ा दिल में सुकून भी था। सोचा था कि शायद अब दोबारा ऐसा ना हो। मैं सो गया। सोते हुए न जाने मुझे ऐसा क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। एक सन्नाटा, सुकून वाला नहीं, सन्नाटा डरा देने वाला, जहन के अंदर घुसकर मुझको अंदर तक हिला देने वाला सन्नाटा। मैं सहम सा गया था, लेकिन नींद में ही था। फिर अचानक एक अनचाहे वजूद ने मुझको छूने की कोशिश की तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही मैं अपने पलंग पर उठकर बैठ गया। देखता क्या हूं कि मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं था, बल्कि मैं कब्रिस्तान के बीचों बीच था, जहां लातादाद कब्रें पड़ी हुई थी और उनमें सोए हुए मुर्दे शायद मुझसे कुछ कहना चाहते थे। ये सब मुझे एहसास हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ये सपना हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर से खोली। मैंने खुद को छुआ, महसूस करने की कोशिश की कि मैं जग रहा हूं या सो रहा हूं। मैंने खुद को एकदम होश में पाया। मैं कब्रिस्तान में खुद ब खुद पहुंच गया था। मैं अपने पलंग से उठकर बैठ गया। उस कब्रिस्तान को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे कहाँ भागना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में मैंने देखा कि काले कफन में लिपटी हुई एक लाश हवा में तैरते हुए मेरी ओर बढ़ रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर वो जब करीब आने लगी तो उसका चेहरा किसी भूतनी या चुड़ैल जैसा लग रहा था। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन बाहर जाने का रास्ता नहीं पा सका। क्या देखता हूं कि कब्रों से मुर्दे खुद ब खुद उठने लगे और उनमें से एक मुर्दा, जो आम इंसान से ज़्यादा लंबा चौड़ा और ख़तरनाक था, वो अपनी कब्र फाड़कर बाहर आया, मेरी ओर बढ़ने लगा और मैं अब लाचार सा अपनी जान बचाने के लिए छटपटा रहा था। कब्रिस्तान के सारे मुर्दे मेरे पीछे पड़े हुए थे। इतने में एक मुर्दे ने मेरी गर्दन दबोच ली। मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। फिर एक झटके के साथ जब मैं उठा तो खुद को मैंने अपने कमरे में पाया। यकीन मानो, मैंने वो सपना नहीं देखा था, वो हकीकत थी। उस हकीकत को मैंने जिया था। वो शैतान मुझे हर जगह दिखता है, हर जगह परेशान करता है माँ। और आज जब मैं ऑफिस से लौट रहा था, वो मुझे फिर दिखाई पड़ा। राजेश की बात सुनकर उसके माँ बाप भी डर से सहम गए। वो सोचने लगे कि ये कोई दिमागी मरीज हो गया है या फिर वाकई में किसी प्रेत का साया है। उन्होंने किसी तरह राजेश को सुला दिया और फिर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। राजेश की माँ ने कहा कि मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ, हम राजेश को वहीं पर ले चलते हैं। आखिर वो जो भी है मेरे राजेश के पीछे क्यों पड़ा है, ये हमें पता चलना चाहिए और हमें अपने राजेश को उसके चंगुल से बचाना ही होगा। उन लोगों ने आपस में सलाह की। दूसरे दिन वो लोग राजेश को उन्हीं तांत्रिक बाबा के पास ले गए। वहां पर जाकर उन्होंने तांत्रिक बाबा से अपनी फरियाद की। राजेश की माँ ने राजेश के बारे में तांत्रिक बाबा को सब कुछ बताया। राजेश को तांत्रिक बाबा के सामने बिठाया गया। तांत्रिक बाबा राजेश को देखने लगे और
उसकी ज़ुबानी उसकी कहानी सुनने को कहने लगे। राजेश ने वही सब उन्हें भी बताया जो उसने अपनी माँ को बताया था, मगर तांत्रिक उससे कहने लगे, बेटा राजेश, तुमने मुझे जो भी बताया है वो सब अधूरा है। सच तुम अपने जहन में दबाए हुए हो, तुमने पूरी बात हमें नहीं बताई है। वो राजेश को ऐसे कहकर गौर से घूरने लगे। राजेश ने अपनी निगाहें नीची कर ली, जैसे कि उसने अपने जहन में कोई राज दबा रखा हो। राजेश की माँ उससे कहने लगी, राजेश, क्या कोई बात है? अगर कोई बात है तो हमसे कहो। तांत्रिक बाबा बोले, इसके दिल में एक राज है जो उसने अभी तक नहीं बताया है। राजेश, मुझे बताओ कि आखिर क्या बात है। मैं देख पा रहा हूँ कि जो मुसीबत तुम्हारे पीछे पड़ी है उसकी वजह वो यूं ही नहीं बनी है। एक कारण है जिसका राज सिर्फ तुम ही जानते हो। अब मुंह खोलो राजेश, यूं चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। तांत्रिक बाबा के ऐसा कहने पर राजेश ने अपनी निगाहें उठाकर अपने माँ बाप की ओर देखा और फिर अपनी निगाहों को नीचे करते हुए उसने गहरी सांस ली। उसके बाद उसने अपने बीते हुए बातों को बताना शुरू किया, जिसे लोग गौर से सुनने लगे। दोस्तों, ये कहानी जारी है और इसका अगला भाग मैं जल्दी ही आपके पास लेकर आऊँगा। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली बार इसी कहानी के अगले हिस्से के साथ। गुड बाय।